नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार से। दरअसल वक्फ कानून जो है वो पिछले एक साल से पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और कानून बनने के बाद तो और भी ज़्यादा। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंसा हो रही है, करवाई जा रही, ये विवाद का विषय है, लेकिन वहाँ पर राज्य सरकारें फेल हैं, ये बात साबित हो चुकी। क्योंकि अगर वक्फ को लेकर हिंसा होती तो सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश होता, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक विद्वान मुस्लिम हैं, स्कॉलर हैं और सबसे ज़्यादा उलझी हुई परिस्थिति वाला उत्तर प्रदेश है। लेकिन वहाँ सुई भी नहीं गिर रही और कुछ राज्य ऐसे जहाँ इसको प्रमोट करके हिंसा हो रही है। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस पर भी बात करेंगे कि वक्फ कानून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके मायने क्या हैं। कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं आया है, लेकिन एक बात निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा सकता। संसद का बना कानून है और कानून को लागू करना सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का काम है, लेकिन संसद के बने कानून पर शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे भी ना कर पाए, क्योंकि संसद सर्वोच्च है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। स्काइप पर हैं हमारे दो मेहमान, जयपुर से सूरज सोनी जी हैं और दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार जी हैं, और फोन लाइन पर हैं रमेश सिंह जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। रमेश जी से अभी हमारा संपर्क होगा, कोशिश की जा रही है। लेकिन सूरज सोनी जी, राजस्थान तो मुगलों से लड़ने का वाला ऐसा राज्य है जो इतिहास में उसका पहला स्थान है। क्या ये जो वक्फ कानून है ये पहले ठीक था या गलत था? उसमें सुधार के बाद, क्योंकि पहले गलत सही था, वो बातें संसद में बहुत हो चुकी हैं, लेकिन अब जो कानून बना है उसको लेकर संसद में जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो तर्क वितर्क हो रहे हैं और जो कुतर्क हो रहा है, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोर्ट का ये कहना कितना मुनासिब है कि क्या हिंदू जो संस्थान है उनमें किसी मुस्लिम को रखा जाएगा। इस पर भी आपकी राय और इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? देखिए राघवेंद्र जी, जब इस कानून की संरचना सुनिश्चित की गई थी तो हमने देखा कि पिछले साल भर से लगातार इस पे बहस चली थी और इसके ड्राफ्ट को लेकर के संशोधन किए गए। उसके बाद में ये संसद में पेश हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद में पारित हुआ है, बिल बना है ये। तो मैं समझता हूँ कि जितने प्रकार की ये भ्रांतियां थी इस कानून को लेकर के, या जितने प्रकार के कुछ आपत्तियां थी, उन सब पे विचार हुआ है और विचार होने के बाद में ये कानून पेश हुआ है। और अब हम जो देख रहे हैं व्यवहारिकता में, तो जो पुराना कानून था जिसपे किसी लोगों का ध्यान नहीं था, जिसमें संशोधन करके आज के 10-12 साल पहले जो किया गया था, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन अब जो चीजें निकल करके आ रही है व्यवहारिकता के अक्ष पे खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपकी देखिए कि वक्फ के अंदर इसमें ये तय नहीं था कि आपकी जो है वो कौन सी संपत्ति एक्चुअल में है और कौन सी नहीं है। तो जो रेवेन्यू एक्ट की धाराएं थी उसको भी कई जगह चैलेंज किया जा रहा था, प्रभावित नहीं हो रही थी। और अपना कानून, अपना जो है वो सारा पोर्टफोलियो लेकर के चल रहे थे। और उसमें न सिर्फ आम नागरिक बल्कि कहीं कहीं तो देखा गया था कि जो मुस्लिम है उनके भी अधिकारों पे कुठाराघात हुआ, उनके साथ भी धोखाधड़ी हो रही थी, उनके दान के पैसे के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। और केवल जो कुछ चुनिंदा लोग थे वो माफिया के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। उनसे न सिर्फ आम नागरिक बल्कि मुस्लिम भी दुखी थे, परेशान थे, त्रस्त थे। तो ये सारी चीजें इस कानून में आई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में बात निकल के आ रही है टिप्पणी, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इसका औचित्य लगा नहीं मुझे व्यवहारिकता के अक्ष पे इसको देखें। क्योंकि जैसे ये कह दिया कि साहब वो हिंदू जो ट्रस्ट है उन ट्रस्ट के अंदर क्या मुस्लिम रहेंगे। जो कपिल सिब्बल थे, कांग्रेस के नेता है, बड़े लीडर है, मनु अभिषेक सिंह भी है जो कांग्रेस के बड़े नेता है और जाने माने वकील है, धवन साहब है। तो इन सब लोगों का ये तर्क था कि साहब जैसे मुस्लिम ये वक्फ में मुस्लिम को संबंधित रहता है, तो क्या हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम मेंबर बढ़ेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि सीधा सीधा आज हर आदमी की समझ में आ रहा है कि अगर हिंदू ट्रस्ट है, वो अपने ट्रस्ट से संबंधित जमीन है, मंदिर है, उसी के ऊपर उनका सारा वो रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारी संपत्ति पर अधिकार करे। और यदि करता है, मान लीजिए आज कोई ट्रस्ट है, चेन्नई का मंदिर है या जो है वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वो अगर ये क्लेम करता है
कि हम देश की कोई संपत्ति ले लेंगे, अजमेर दरगाह की जो चीज है वो हमारी है, हाजी अली की जो दरगाह है वो हमारी है, तो फिर उसमें तो निश्चित तौर पे जो प्रभावित पक्ष हो रहे हैं उनको लेना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई मामला आया नहीं। लेकिन उसके उलट आप देखिए कि लगातार देश के जो वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं जी वो लगातार, चाहे रेलवे की संपत्ति रही हो, चाहे वो हिंदू मंदिरों की संपत्ति रही हो, चाहे ऐसी कोई संपत्तियां रही हो जिसमें हिंदू या अन्य जो धर्मावलंबी है उनका उसके अंदर अधिकार कहीं ना कहीं रहा हो, तो उसका पक्ष रखने के तो एक तो मेंबर चाहिए ना। तो ये तो बिल्कुल रखी गई है, तो पूरी बहस में जिसके सामने आ ही चुका है ना, बार बार पिछले 3 महीने से यही बहस हो रही थी। तो अब इस बात को कहना मेरी समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में ये टिप्पणी की है। बिल्कुल। सूरज जी, दरअसल हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, उसमें तर्क होते हैं और वितर्क होते हैं। आज की बात में ये भी बात हो रही थी, और कुतर्क भी होते हैं। कुतर्क का कोई इलाज नहीं है। कुतर्क का तो एक ये है कि एक छोटी सी मैं कथा सुना रहा हूँ, एक पैरे की है, 4-5-6 लाइनों की। एक गांव का मैं एक लड़का था जो पढ़ा लिखा नहीं था और उसको पढ़ने लिखने में कोई रुचि भी नहीं थी। बाद में उसने कहा कि मैं इस गांव से जा रहा हूं क्योंकि यहाँ अक्लमंद बुद्धिमान लोग नहीं रहते हैं, और वो चला गया गांव छोड़कर। कुछ वर्षों के बाद लौटा तो वो बड़ा विद्वान बनकर लौटा। लोगों ने कहा कि तू तो कुछ लिखा पढ़ा था, तू विद्वान कैसे हो गया? बोले मैं बाहर गया, मैंने पढ़ाई की, विद्यालयों में गया, काशी गया, बनारस गया, और मैंने वहाँ जब बहस हुई तो मैंने सबको हरा दिया। तो लोगों ने पूछा तूने कैसे हरा दिया, तू तो मेरा मूर्ख था। उसने कहा कि मुझे शंकराचार्यों ने समझाया, मुझे महामंडेश्वर ने समझाया, मुझे बहुत विद्वान लोगों ने समझाया, मगर मैंने किसी की बात मानी नहीं, सबको हरा दिया। अब सबको हरा दिया तो फिर ऐसे में तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछूंगा, हमारे साथ रमेश जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए, कि जो वक्फ की मनमानियाँ चल रही थी, जिसको लेकर मुस्लिम वर्ग के भीतर भी एक तरह से असंतोष था, पेचीदगियाँ थी, उस मनमानी को ख़त्म करने के लिए संशोधन बिल लाया गया। मेरा सिर्फ इस शुरुआत में इतना सा कहना है कि जब वक्फ का बिल बना, कानून आया, तब देश में किसी ने विरोध नहीं किया, किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया। लेकिन उसकी मनमानियों पर संशोधन हो रहा है तो पूरे देश में विरोध की बात आ रही है। कई राज्यों में आगजनी हो रही है। लोग 4 तारीख को बिल पास होता है, अगले दिन आप देखिए तैयारी कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी टीम पहुंच जाती है, जिस पर ऐसे ऐसे वकील है जो एक एक घंटे की फीस लाखों में लेते हैं। तो आखिर ये तैयारियां किस रणनीति के तहत हो रही है, देश में हिंसा कैसे हो रही है? इसके अलावा मनमानियों पर तो ठीक था, लेकिन अगर उस पर उसको कानून के दायरे में लाया गया तो तमाम शिकायतें हो रही है। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ के जरिए जो कौम के ताकतवर लोग थे उन्होंने ज़्यादा कब्जा कर रखा था, वो उसकी संपत्तियों का इस्तेमाल अपने लिए करते थे, और गरीब मुसलमानों का उसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं था, कोई ज़्यादा भूमिका नहीं थी। इस पर भी आपकी राय है कि आखिर ये क्या वजह है? अंतिम बात में ये जुड़ूंगा कि इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वो भारत के बाहर से हुआ था, और कुल 1500-1400 वर्ष पहले। भारत तो उस 1400 साल के पहले का है, और मुसलमान इस देश में बाहर से आए थे, तो उन्होंने यहाँ की संपत्तियों पर अपना हक कैसे भी जमाया, लड़कर जमाया, ताकत से जमाया, समझा कर जमाया। लेकिन ये ज़मीन तो उनकी नहीं थी, ये बाद में उनकी ज़मीन हुई। किस तरह से हुई सबको पता है। आपकी राय इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? राघवेंद्र जी, मुगलों ने इस देश पे शासन किया 700 साल। मुगलों ने, है ना, मुसलमानों ने। तो हर मुसलमान उस एक यूटोपिया में जीता है। मैंने पाकिस्तान के एक बड़े विद्वान की टिप्पणी देखी थी कि भारतीय उपमहाद्वीप का मुसलमान 500-700 साल पुरानी अपनी जो मुगल कालीन सल्तनत थी उसी में जीता है, और उसी मानसिकता के साथ जीता है। और वो ये मानता है कि भारत की, अब वक्फ बोर्ड तो छोड़, अगर उनसे ईमानदारी से पूछ लिया जाए तो वो भारत की एक एक जर्रे को अपना मानते हैं। तभी तो वो उन मंदिर इसलिए तोड़े क्योंकि वो ये मानते थे कि हमारी भूमि है। भारत के हर जमीन में, हर मस्जिद मंदिर में वो अपना अधिकार मानते हैं, और वो इस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। 2014 से इस मानसिकता को झटका लगा है, और उस झटके का परिणाम हम ये देख रहे हैं कि उनके सोच में कुछ परिवर्तन आ रहा है। खासतौर से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ। तो ये जो झटके दे रही है बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी की आलोचना करने वाले जिन मुद्दों पे आलोचना करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को 700 साल पुरानी जो मानसिकता है दमन करने की और कब्जा करने की मानसिकता से बाहर निकाल रही है।
आपके अगर कांटा गड़ा हो, आप उस कांटे को निकालेंगे तो उस कांटे के गड़ने में जो दर्द हुआ था ना, वो दर्द आपको निकालने में होगा। तो ये वो उस मानसिकता के शिकार लोग हैं। जब वक्फ बोर्ड बना था तब इनको कुछ अधिकार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जमीनों पर कब्जा कर लिया और अब उनको लगने लगा क्योंकि हमने कब्जा किया तो हमारी है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जहां मुसलमान का पैर पड़ जाएगा वो मुसलमान की जमीन हो जाएगी। अब आते आज सुप्रीम कोर्ट की बहस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट आज ये इस पर विचार करने वाला था कि इस मामले को हाई कोर्टों में भेजा जाए या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस पर बहस होती रही। मुस्लिम पक्ष के लोगों का जो बहस हुई वो दो मुद्दों पर हुई। एक तो एक वक्फ बाय यूजर और दूसरा इसमें हिंदुओं को शामिल किया। हिंदुओं को शामिल करने पे जो आपत्ति थी वो मुख्य रूप से कपिल सिब्बल की थी और वो आर्टिकल 26 के इर्द गिर्द घूमती रही। वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट आंशिक रूप से सहमत नजर आया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो बहुत पुरानी संपत्तियां हैं उनके कोई भी दस्तावेज नहीं मिल सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना अनुमान यह है, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले देखे हैं मैंने, उससे मुझे ये लगता है कि सुनवाई के अंत में जब भी अंतिम फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर पे कुछ चेक एंड बैलेंस लगाएगा, यानी कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश लगाएगा जिससे इसका जो मनमाना उपयोग है उसकी संभावना सुप्रीम कोर्ट को दिख रही है आज के हिसाब से। रमेश सिंह जी, दरअसल मैंने एक कहानी सुनाई थी कि मैंने किसी की नहीं मानी और मैं सबको हरा के आ गया। हम ये मान लें कि हमने जहाँ कदम रखा वो जगह हमारी हो गई, तो फिर ये आपके लिए तो ठीक है। अब फिलिस्तीन में कदम रखे हुए कई साल हो गए लेकिन हो नहीं पा रही है। तो कहना क्या मतलब ये कि आप तर्क सम्मत बातें तो ठीक है, लेकिन अगर आप कानून के अलावा ताकत की बात करेंगे तो फिर ताकत में फिर कानून का कोई मतलब नहीं होता। असल में ताकत की बात को हम कानून से मनवाना चाहते हैं और कानून भी कई बार बैलेंसिंग की होने की बात करता है कि संतुलन बनाए। कानून तो कानून होता है। अगर एक हत्या किसी गरीब की हुई है तो 20 साल की सजा हुई है, सजाए मौत, और किसी अमीर की हुई है तो भी सजाए मौत उसमें दर्ज है। तो बैलेंस नहीं है कानून के सामने, लेकिन अब कोर्ट भी बैलेंसिंग होने की बात करता है। मैं नागेंद्र जी आपकी तरफ आऊँगा। एक भारतीय फिल्म जगत में एक सितारे हुए हैं राजेश खन्ना, वो बॉलीवुड के पहले स्टारडम थे और कहा जाता है उनके बारे में कि वो जितने लोग उनके दीवाने थे उसके बाद उतना दीवाना ये देश किसी और हीरो का नहीं हुआ। लेकिन जब वो स्टारडम के पद से हटे और अमिताभ बच्चन उस पद पर आया तो वो मरते दम तक स्टारडम के दायरे से राजेश खन्ना बाहर नहीं निकल पाए। तो कई लोग, कई पार्टियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कौमें उस स्टारडम से बाहर नहीं निकल पाती कि हम अभी भी वही 1500 वर्ष पुराने हैं, 700 वर्ष पुराने हैं। अब दुनिया बदल गई है। लोकतंत्र में इंसाफ भी होता है और फिर जीत भी बहुमत की होती है। आपकी राय, ये मामला कोर्ट में ज़रूर है वक्फ के मुद्दे का, लेकिन अब वो कानून बन चुका है और संसद के बने कानून को लागू करना अदालतों की जिम्मेदारी होती है, ना कि संसद के बनाए कानून पर सवाल करने की। आपकी राय इस पूरे मसले पर, आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए ये देश, ये तो तय है ना कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से तय चलेगा। कानून की, संविधान की जो किताब है उसके मुताबिक ये देश चलेगा। तो जो कानून संसद से पास है, जिसके महामहिम राष्ट्रपति मुहर लगा चुकी है, उस कानून को पहले तो जायज तौर पे सभी को उसे मानना चाहिए और मानना चाहिए, उसे जानना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या है कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते एक जो खेल, शब्द कहूंगा मैं, खेल है ना, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो सांप सीढ़ी में अक्सर होता है कि वो 97-98 पे एक सांप रहता है, अगर गोटी वहां चली जाती है तो वो सीधा उतर के नीचे 8 पे आ जाता है। तो इसमें तो जो कुछ मुस्लिम समुदाय के जो प्रभावशाली लोग हैं जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो सांप सीढ़ी के खेल में अटके हुए कि वो 98 से सीधा 8 पे आना चाहते हैं। ये कुछ उस तरह की बात है जो चल रही है। आप ये देखिए कि आज कोर्ट ने ये नागेंद्र जी, वो 98 से भले 7 पर आए, 98 से 7 पर आए, ये उनकी बुद्धि का मामला है, उनके विवेक का मामला है, लेकिन देश को आप 98 से 7 पर तो नहीं ला सकते ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है ना कि देश को, लोगों को समझने की, और वो जो मुसलमान जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, दबा कुचला हुआ है, उसे भी सोचने की जरूरत है। देश को भी सोचने की जरूरत है कि एक कानून जो
संसद से पास हो गया दोनों सदनों से, और ये कानून आनन फानन में पास नहीं हुआ। आप देखिए कि पिछले कई कानून के मुकाबले इस पे तो बहुत व्यापक विचार विमर्श हुआ है। आप देखिए इस पे कानून पे जेपीसी बनी है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व था। जेपीसी को पूरा समय दिया गया है, उसमें प्रोसीडिंग्स हुई है। उसके बाद दोनों संसद के दोनों सदनों में अच्छी खासी 12-12, 14-14 घंटे की बहस हुई है, और दोनों तरफ के तर्क और वितर्क रखे गए हैं इसमें। उसके बाद जाके ये बहुमत से पास हुआ कानून है। उसके बाद हालात ये है कि कानून को बनने के बाद भी ना मानने की एक जिद के चलते देश में किस तरह हिंसा हो रही है, किस तरह आगजनी हो रही है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज टिप्पणी करी है, और ये भी कहा है कि भाई विरोध प्रदर्शन से व्यवस्था पे दबाव बनाने की सोच रखने वाले लोगों ऐसा लगा जा रहा है कि वो दबाव बनाने की सोच रखते हैं करने के लिए। और क्या ये सही नहीं, क्या ये बात ठीक नहीं है कि पिछले वक्त कानून में अनियमितताएं थी, उसमें कुछ लोगों की, मुट्ठी भर लोगों के पास में वो सारा कानून अपने मन मुताबिक वो चलाया करते थे, और उसका दुरुपयोग होता रहा है। तो कोई जिस चीज का दुरुपयोग होता रहा है, जो मनमानी चलते, जो कानून के मुताबिक न चले, उसमें बदलाव होना क्या जायज नहीं है? बिल्कुल। ये इस देश को सोचना नागेंद्र जी, सभी नागरिकों को सोचने की बात है, और विशेष रूप से मुसलमान कम्युनिटी के उस तबके को जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दबा कुचला हुआ है। नागेंद्र जी, दरअसल मैं कानून है तो मुट्ठी भर लोग क्यों मनमानी कर रहे हैं? इस पूरे मामले में सिर्फ मैं इतना कहूंगा, ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, भोपाल की बात करता हूँ। भोपाल नवाब की स्टेट रही, मुस्लिम स्टेट रही है। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत था, एक बड़ा बाग भोपाल शहर में, जिसको लोग बाहर से देखने भी आते थे, और उसके बागवानी का वो ज़बरदस्त उदाहरण था। वो उस पर लोगों ने कब्जे किए, वक्फ या शाही औकाफ या औकाफ की हम बात करें, उन सब ने मिलजुल के उसको ऐसा बर्बाद किया कि उसके साथ की जो ज़मीन थी बेशकीमती, उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए, और जो कब्जे किए थे वो बड़े रसूखदार लोग हैं। गरीब मुसलमान नहीं है उसमें। रसूखदार लोग ऐसे कि कोई एडवोकेट है, कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर है, कोई भाजपा का लीडर है, और उनके पास 5-5, 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन है, जिसका गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, वो उस पर कब्जा किए हुए। ये तो मैं भोपाल शहर के एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्फ के पास आर्मी, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है इस देश में, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, लाखों, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उस देश के मुसलमानों की हालत कितनी ख़राब है, वक्फ ने क्या किया उनके लिए। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ इस पर जाना चाहता हूँ कि क्या राठी जी, वक्फ बोर्ड बनाने के लिए कभी हमने आंदोलन सुना था कि मुसलमानों ने आंदोलन किया है? नहीं किया, लेकिन बना दिया गया। फिर वक्फ को अधिकार देने के लिए क्या मुसलमानों ने आंदोलन किया कि उसको अधिकार दिए जाए, और इतने अधिकार दिए जाए कि वो बेहिसाब हो जाए? क्या कभी हमने आंदोलन सुना? नहीं सुना। लेकिन जब उसकी मनमानी को कम करने के लिए संशोधन किया गया, 1 साल से जेपीसी और पूरे देश में चर्चा हो रही है, और उसके बाद वो संसद से पास हो रहा है, इसके बाद उस पर इतनी हायतोबा मच रही है कि जैसे कि पता नहीं क्या किसी ने कुछ कर दिया हो। ये सब चीज़ें खुलेआम हुई है, और सबकी चर्चा के बाद हुई है। लेकिन बोर्ड जब बना तब कितनी चर्चा हुई, कितनी जेपीसी बनी, कितनी देश के विभिन्न फोरमों पर उसकी बातचीत हुई। इतना बड़ा कानून चुपचाप से बना दिया गया, और उसके बदलाव के लिए राठी जी, इतना जिसमें बहुत ही सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वहाँ तर्क वितर्क के साथ साथ कुतर्कों का भी दौर चल रहा है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आपने कहा। तो संसद को, इस देश की जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें ये लोकसभा, राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है। इनने कानून बनाया, लेकिन वहीं संविधान ने उसको चेक एंड बैलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत किया हुआ है कि अगर संविधान के विपरीत कोई कानून बनता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनने का अधिकार है, और उसे अगर जरूरत पड़ती है तो उसे करेक्शन करने का भी मैं सिर्फ अधिकार। एक लाइन जोड़ूंगा, पता नहीं मेरी बात कितनी सही है, आपकी बात कितनी सही मुझे नहीं पता। जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में एक तलाकशुदा महिला को के पक्ष में फैसला दिया, तो पूरे देश में आंदोलन हुआ, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सम्मत दिया था, विधि सम्मत फैसला था। इस देश की संसद ने संशोधन किया, किसमें? संविधान में, और संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया था? इसलिए मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल दे। सुन सकता है, सुन ले, लेकिन संसद से बने कानून को, जिस कानून को संसद ने उलट दिया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाहबानो के मामले में, तो मुझे लगता है कि ये बातें थोड़ी सी कमजोर सी हैं। जी नहीं, और भी कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के कारण सरकारों को अपने कानून को वापस भी लेना पड़ा। आपने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल हैं
हाल ही में वो एग्जाम्पल संवेदनशील नहीं होंगे। नहीं, वो बात आपकी सही ये है। जो एग्जाम्पल है ये बहुत संवेदनशील है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट को आकर खड़ा होने की जरूरत थी कि अगर मैंने किसी छोटे कानून में संसद के बदलाव को खारिज किया है तो इस बड़े कानून में जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको संसद कैसे बदल सकती है। मुझे लगता है कि ये एक लंबी बहस होगी, लेकिन सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि संविधान की माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसी बातें ना आए जो एक नज़ीर बने, कम से कम नेगेटिव। लोग आज भी एग्जाम्पल देते हैं कि एक आतंकवादी के लिए 4 बजे कोर्ट खुल गई थी, अब तहव्वुर राणा की बात भी आ रही है। तो कोर्टों को, अदालतों को, हम अदालतों के हर फैसले को सिर माथे पर रखते हैं, लेकिन गलतियां तो हर किसी बुद्धिमान आदमी से भी हो सकती है, और वो चूक कई बार अदालतों से भी होती है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसलिए तो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है। तो खास जो मुद्दा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले नजरिए में जिसपे आज एक इंटरिम ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट करना चाहता था, लेकिन सरकार के वकील के रिक्वेस्ट पे उसे कल तक के लिए एडजर्न किया है, और कल सरकार के जवाब के बाद ही उस पर कोई फैसला वो कल लेंगे। उसमें खास था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर से उनका तात्पर्य था कि कहीं मस्जिद बनी है, कब्रिस्तान बना है, या कोई और ऐसी मुस्लिम का एक प्रॉपर्टी बनी हुई है जो पिछले 100-200 साल से वहाँ पर काबिज हैं और बने हुए हैं, तो उन पे क्या इस कानून का इफेक्ट आएगा, इस पे वो स्पष्टीकरण चाह रही थी। बिल्कुल, कि इस पे क्या इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसके 200-300 साल पहले कोई रजिस्ट्री या कोई अन्य डॉक्यूमेंट तो नहीं होंगे, तो उस पर क्या इफेक्ट हो सकता है, इस पे क्लियरिटी के लिए वक्फ बाय यूजर खास जो मुद्दा आज था। देखिए, मैं ये तो कोई अदालत नहीं है, लेकिन 500 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के मामले में जब अदालत सबूत मांग सकती है, तो 200 साल वाले मुद्दे पर, 300 साल वाले मुद्दे पर अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये अलग विषय है चर्चा का। हम तो सिर्फ इस पर आना चाहते हैं कि जो कोर्ट ने कहा है कि क्या हिंदू संस्थाओं में भी मुसलमानों को उसमें स्थान मिलेगा, तो ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि ये विषय भी नहीं था, क्योंकि वक्फ के मामले में ये सब आती नहीं है चीज़ें। किसी संस्थान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि ये नौबत आए कि साहब मुसलमान पर अन्याय हुआ और उसकी सुनवाई पूरे हिंदू कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल। अब वो किस विषय पे कोर्ट ने ऐसी बात कही ये तो अपन पूरा विषय चूंकि मालूम नहीं है, लेकिन एक और जो डिस्प्यूट को लेके था, तो उसमें जो कलेक्टर को डीम्ड मानेंगे कि नहीं मानेंगे दूसरा इशू है, और तीसरा जिसपे कल भारत सरकार अपना जवाब भी पेश करेगी, स्पष्टीकरण पेश करेगी कि कानून में कहीं नहीं लिखा था कि कितने मेंबर आप नॉन हिंद मुस्लिम बनाएंगे, और वहाँ सरकारी वकील ने कहा कि हम 2 मेंबर ही रहेंगे। तो कोर्ट ने कहा फिर 2 मेंबर इसमें स्पष्ट नहीं है। तो ये ऐसे 2-3 तर्क थे जो खास, देखिए जो कंफ्यूजन है उसको तो दूर होना चाहिए। वो कंफ्यूजन के लिए ही मुझे लगता है। बाकी कोर्ट ने कुछ करना होता तो ऑर्डर आज स्टे के लिए और सभी ढंग की मांग थी, तो कोर्ट ने उस पर कोई ऐसा वो नहीं दिया, उल्टा जो बंगाल में घटना घटी उस पर अपना दुख व्यक्त किया, नाराजगी व्यक्त की। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने सिर्फ उसको संवैधानिक दृष्टि से कहीं अगर उसमें कोई कम ज्यादा चूक है, थोड़ी बहुत अगर सुधार की गुंजाइश है, तो उतना ही कोर्ट करेगा, ऐसा ही मेरा मानना है। जी सूरज जी, जल्दी से आपकी छोटी सी टिप्पणी, समय तो समाप्त हो गया। एक चीज मैं इससे थोड़ी सी अलग हट के बता रहा हूँ कि जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके तीनों वकील बड़े नेता रहे, और वो लगातार, चाहे वो राम मंदिर का इशू रहा हो, चाहे वक्फ का रहा हो, तो वो हमेशा उनको आपत्ति हिंदुओं से और हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है उनसे रही है। तो ये एक बड़ी जो है वो देश दूसरी दिशा में जा रहा है, तो उससे कहीं न कहीं वे जो दंगाई लोग हैं जो ऐसे और रिएक्ट करते हैं, जैसे वक्त के लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, और बंगाल में हिंसा हो रही है, देश के कई ठीक है, समय की कमी। सूरज जी, रमेश जी आपकी कोई टिप्पणी इस पर? जी, कपिल सिब्बल आर्टिकल 26 के इर्द गिर्द बहस रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही, जब ये आर्टिकल 26 तब सुरक्षित रहता है जब हिंदुओं के मामले में कानून बनता है, तो मुसलमानों के मामले में भी कानून बन सकता है। इसलिए 26 की आप जो दुहाई दे रहे हैं गलत है। आर्टिकल 26 सेकुलर है। बिल्कुल। नागेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि सभी को ये बात समझनी चाहिए कि ये देश संविधान से चलता रहता है और संविधान से ही चलेगा। विशेष रूप से उन लोगों को जो गाहे बगाए संविधान का पॉकेट एडिशन तो साथ लेके चलते हैं, लेकिन बात जब संविधान उसके बनाए कानून को मानने की आती है संसद के, तो फिर वो आए बाएं साएं होने लगते हैं। चलिए, तो कह सकते हैं कि संसद से कानून पास हुआ है, पूरी बहस चर्चा के बाद हुआ है, उसके पहले देश भर में इस पर जेपीसी ने बातचीत की है, तो कह सकते हैं कि संसद ने कानून बनाया है और ये सबके लिए बाध्यकारी होगा।
ऐसी उम्मीद करते हैं और ये होगा भी, क्योंकि कानून किसी नगर निगम ने नहीं बनाया है, देश की संसद ने बनाया है और ये देश पर लागू हुए बगैर नहीं रहेगा। चर्चाएं इस पर कितनी हो जाए ऐसा सबको लगता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी आपको साधुवाद, सूरज जी आपको धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत साधुवाद और राठी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।